सीरिया की सरकार का तख्ता पलट हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि इजराइल ने सीरिया के अंदर अपना तांडव शुरू कर दिया है। जी हां, इजराइल जो चाहता था वो हो चुका है। अब देखते हैं कि जो मुजाहिद हैं जिन्होंने सरकार गिराई है बशर अल असद की, अब वो मुजाहिद किस तरह से इजराइल का सामना करते हैं। देखिए, यहां पर शिया और सुन्नी करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि यहां पर काफी सारे लोग कमेंट में आकर शिया सुन्नी करेंगे। कोई असद को गलत कहेगा तो कोई इन विद्रोहियों को गलत कहेगा। मेरा मकसद शिया सुन्नी करना नहीं है, मेरा मकसद फिलिस्तीन की आवाज उठाना है। मैं जो भी बात कहूंगा वो फिलिस्तीन के हक में कहूंगा। ना मुजाहिदीन के बारे में कोई बात करूंगा जिनको आतंकी कहा जा रहा है। अमेरिका भी उनको आतंकी कहता है, लेकिन सपोर्ट पूरा पूरा है। और ना ही मैं बशर अल असद के फेवर की बात करूंगा। बशर अल असद के बैकग्राउंड के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों इसको ये विद्रोही सरकार से हटाकर तख्ता पलट करना चाहते थे और उन्होंने वो कर भी दिया। क्या इतिहास है इसका, क्या किया है इसने सीरिया के लोगों के साथ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन सारी बातों के इर्द गिर्द आप अपने जहन में फिलिस्तीन और गाजा के मंजर भी जरूर रखना। बड़ी खबर आ रही है कि तख्ता पलट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने तकरीबन 100 हमले सीरिया पर कर दिए हैं। हथियार डिपो जो सीरियाई सेना के थे उसको तबाह कर दिया। जो रडार सिस्टम सीरिया के अंदर मौजूद थे उसको तबाह कर दिया, तबाह किया। जो पुरानी पुरानी इमारतें थी इजराइल ने इन्हीं 24 घंटे के अंदर हमला करके उनको तबाह कर दिया, तबाह किया। इजराइल ने सीरिया के टार्टस, दारा, दमिश्क और भी कई सारे इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में खतरनाक हवाई हमले किए हैं। हमला किया। बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, जो हथियार डिपो थे सीरिया की सेना के, उनको तबाह कर रहा है इजराइल। और इजराइल का कहना है कि हमले अभी और भी होंगे। इजराइल हमले क्यों कर रहा है? इजराइल ने कहा कि हम इन हमलों को करके एक सेफ बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि हमारे देश को किसी तरह का कोई खतरा महसूस ना हो। गोलान हाइट्स के बारे में आप लोग लगातार सुनते होंगे, कितनी बार मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। पहले सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने इसको 1967 में अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इजराइल की नजर सीरिया के और इलाकों पर है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर तक और गोलान हाइट्स से इजराइल अपनी सेना को एंटर करवा चुका है। इजराइल ने कहा कि हम यहां पर एक बफर जोन बनाएंगे, इसलिए हम अंदर घुस रहे हैं और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारे देश के ऊपर से खतरा टल जाए। यानी सीधी सीधी नजर इजराइल की अब सीरिया के कुछ इलाकों में है। अब देखते हैं कि ये मुजाहिद, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुन्नी संगठन है। सुन्नी संगठन, दोस्तों ये सुन्नी कौन से वाले हैं मालूम है? मैं शिया सुन्नी करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरीके से सऊदी अरब सुन्नी देश है, मिस्र सुन्नी देश है, जॉर्डन सुन्नी देश है, शिया देश सिर्फ ईरान है और अब इराक में भी काफी सारे शिया हैं, उनको भी शिया देश ही कहा जाता है। इसी तरीके से यह संगठन भी सुन्नी संगठन अपने आप को कहते हैं। बशर अल असद जो थे वो शिया थे। बशर अल असद के फादर ने तख्ता पलट करके 55 साल पहले 13 नवंबर 1970 को सत्ता हासिल की थी। बशर अल असद के फादर का नाम हाफिज अल असद था। उन्होंने सीरिया के अंदर 1994 तक कुर्सी संभाले रखी। 1994 में अपने बेटे को वो कुर्सी सौंपने वाले थे, जो बड़ा बेटा था उनका, बशर अल असद से बड़ा। लेकिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बशर अल असद को फिर कुर्सी पर बैठाया जाता है। ये जो राष्ट्रपति सीरिया के थे बशर अल असद, इनको कुर्सी मिलने वाली नहीं थी, लेकिन इनके भाई का जब एक्सीडेंट हुआ तो इनको फिर कुर्सी पर बिठाया गया। इनको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि किस तरीके से सरकार चलानी है, फिर इनको कुर्सी पर बिठा दिया गया। तब से लेकर अब तक सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए थे। लेकिन इस दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटकाया। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता था उसको ये जेल के अंदर बंद करवा देते थे।
इन्होंने 2 बिल्डिंग बनाई थी, एक लाल बिल्डिंग और एक सफेद बिल्डिंग। जब पकड़ा जाता था कैदी को तो सफेद बिल्डिंग में रखा जाता था, और जब उसको लाल बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता था तो समझ लो कि उसकी फांसी का वक्त आ गया। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट 2021 में आई थी। उसमें इस बात का दावा किया गया था कि बशर अल असद की सरकार में 14 साल के अंदर तकरीबन सीरिया के अंदर 1 लाख लोगों को फांसी पर लटकाया गया। सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर अदालत में सुनवाई होती थी और 3 से 5 मिनट के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी जाती थी, और उसके बाद उसको लाल बिल्डिंग एक है उसमें शिफ्ट किया जाता था। समझ लो उसकी फांसी का वक्त आ गया। सीरिया के अंदर एक जेल है सैदनाया जेल। बशर अल असद के शासन में यह काफी कुख्यात जेल थी, और इस जेल को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस जेल में बहुत सारे लोगों के ऊपर तकरीबन 30,000 लोगों को इतना ज्यादा सताया गया, इतना ज्यादा मारा पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। 30,000 लोग जेल के अंदर ही मारे गए। यह बात सच है कि इनकी सरकार में बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। इनके खिलाफ या इनके सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था, सीरिया का शख्स जो सुन्नी है, क्योंकि सीरिया के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को, तो जो भी आवाज उठाता था ये उनको जेल के अंदर डालकर उसको फांसी पर लटका देते, फांसी पर लटका दिया। ये इनका इतिहास है। ईरान के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे थे। रूस भी ईरान के कहने पर सीरिया के अंदर आ गया था। तो बशर अल असद के ऊपर यही सारे आरोप हैं, इसीलिए इनको सीरिया का तानाशाह लोग कहते हैं। अब ये जो मुजाहिद उठे मोहम्मद अल जुलानी, ये कौन है? इसका जन्म सऊदी अरब में हुआ। इसके फादर जो है उसके बाद सीरिया चले आए, गोलान हाइट्स में, जहां पर इजराइल ने कब्जा किया। इसका घर वहां पर था। अलकायदा के साथ ये जुड़ गया था, और उस दौरान अलकायदा सीरिया के अंदर काफी एक्टिव था। अमेरिका की सेना 2003 में सीरिया पहुंचती है, वहां पर कुछ एक्टिविटी इसने की थी, जिसके आरोप में अमेरिका की सेना ने इसको गिरफ्तार कर लिया। 5 साल ये अमेरिका की जेल में भी रहा, जेल में वहां से छूट के वापस आया, और उसके बाद फिर इसने विद्रोह की आग वहां पर जलाई। तो ये जो मोहम्मद अल जुलानी है, ये अब सीरिया का नया नेता बन चुका है। सीरिया की कमान अब इसके हाथ में आ चुकी है। ये अपने आप को सुन्नी संगठन कहते हैं, और इन्होंने जीतने के बाद कहा कि हमने उस तानाशाही शासन का अंत कर दिया, अब सरकार हम चलाएंगे, हम सीरिया के लोगों का भला करेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें इसने कही। लेकिन दोस्तों, अब ईरान इनके साथ नहीं है, रशिया इनके साथ नहीं है, नहीं, तुर्की इनके साथ है, क्योंकि तुर्की और इजराइल की सपोर्ट से ये लोग इस तरीके से विद्रोह करने में कामयाब रहे। लेकिन इजराइल इनका सगा नहीं हो सकता। अमेरिका इनको आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, तो अमेरिका भी खुले तौर पर इनको किसी तरह की कोई मान्यता नहीं देगा। अंदर अंदर चाहे भले ही कितना भी इनको सपोर्ट करता रहे फाइनेंशियली और हथियारों के जरिए, लेकिन सामने आकर अमेरिका इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है। अब देखते हैं कि ये मुजाहिद इजराइल से कैसे निपटते हैं। इजराइल की नजर अब सीरिया पर है। अगर ये मुजाहिद वाकई में कौम के वफादार हैं, कौम के बारे में सोचते हैं, तो इनको फिलिस्तीन और गाजा के बारे में भी सोचना चाहिए। इन्होंने सीरिया के अंदर एक तानाशाही शासन का अंत कर दिया। सीरिया के लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुन्नी ज्यादा हैं, शिया बहुत कम है, माइनॉरिटी शिया की है वहां पर, इसलिए वो सभी लोग खुश हैं। लेकिन अब इनको इजराइल पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन नजर कैसे रखेंगे? ये तो खुद ही इजराइल के पिट्ठू हैं। इजराइल के समर्थन से ही ये लोग सीरिया के अंदर विद्रोह करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था कि मैं सरकार को 10 दिन में गिरा दूंगा, और उसने 10 दिन में सरकार गिरवा दी। तो मान सकते हैं कि इजराइल को इनका पूरा सपोर्ट है। लेकिन इजराइल सीरिया पर हमले करके तमाम बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है, और मुजाहिद खामोश बैठे हैं। अरे चलो, आपने भगा दिया बशर अल असद को, देखिए मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, उसने भी बहुत जुल्म किया है सीरिया के लोगों पर, यह हकीकत है। लेकिन अब इन मुजाहिदों को फिलिस्तीन और गाजा की भी खबर लेनी होगी, अगर वाकई में इनको कौम का दर्द है। देखते हैं कि भाई क्या होता है। फिलहाल बशर अल असद मॉस्को पहुंच चुके हैं, रूस की राजधानी, अपनी पूरी फैमिली के साथ, बीबी और बच्चों के साथ वहां पर मौजूद हैं। कल जो खबर आई थी कि उनका विमान जो है वो रडार से गायब हो गया है, क्रैश हो गया है, बहुत सारी खबरें चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब रूस पहुंच चुके हैं।
दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।